हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। और क्लास 12th की बायोलॉजी का जो जेनेटिक्स चैप्टर था उसको हमने पिछले ही लेक्चर में स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर 1 हो चुका है हमारा और आज ही लेक्चर 2 है जेनेटिक्स का। अच्छा, जेनेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। बस हमने इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया, जिसमें हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कैरेक्टर्स को डेवलप करना है तो वो कैसे डेवलप हो सकता है, हाउ टू डेवलप अ जेनेटिकल कैरेक्टर। उसके बाद हमने थोड़ा सा साइंटिस्टों के बारे में भी जाना कि किन किन साइंटिस्ट्स का योगदान रहा जेनेटिक्स को आगे ले जाने में। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को और आगे की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपको जब जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, जेनेटिक्स, तो दो चीजें बताई थी कि जेनेटिक्स क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? स्टडी है। किसकी स्टडी? इनहेरिटेंस और वेरिएशन की। यानी कि अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ डालना है, जेनेटिक्स कवर कर डालना है, तो आप इनहेरिटेंस पढ़ डालिए पूरा का पूरा और वेरिएशन पढ़ डालिए पूरा का पूरा, आपका जेनेटिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इनहेरिटेंस वाला पार्ट है ये हम पूरे जेनेटिक्स में पूरा, ये जितने भी लेक्चर्स चलेंगे इनहेरिटेंस ही कवर होता रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो वेरिएशन वाला पार्ट हमारा छूट रहा है उसको मैं पहले ही कवर कर लेता हूं। वेरिएशन हम लोग खत्म कर लेते हैं पहले, ताकि हमारा जो इनहेरिटेंस वाला सेक्शन रहेगा ये एक लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा पूरा लेक्चर केवल एक पॉइंट पर आधारित रहेगा, वो क्या है? वेरिएशन। ठीक है, आज हम वेरिएशन को डीपली पढ़ना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेरिएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां दी थी। जानकारी क्या, मैंने इंट्रोडक्शन केवल दिया था। आज हम इस पूरे वेरिएशन को डीपली पढ़ने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आप अपने कॉलोनी में आसपास के जितने भी लोग हैं, जैसे कोई पॉपुलेशन में, आप अपने कॉलोनी के आसपास के इलाकों में जब जाके देखेंगे तो कोई छोटा कद का दिखेगा। अगर आप हाइट एक कैरेक्टर लेते हैं, हाइट कद, तो कोई छोटे कद का दिखेगा, कोई बड़े कद का दिखेगा। जैसे कोई 5 फुट 6 इंच है तो कोई 6 फुट वाला भी होगा, कोई 5 फुट 3 इंच वाला भी होगा, कोई 5 फुट वाला भी होगा, कोई 4 फुट, कोई 3 फुट वाला भी होगा। यानी कि एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे प्राणी आपको देखने को मिल जाएंगे किसी छोटी सी पॉपुलेशन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं किसी पॉपुलेशन में, अगर आप किसी चीज को देखने का प्रयास करोगे। अच्छा, उसी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और उसी पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो राइट हैंड से लिखते हैं। यानी कि अगर आप लिखने को अगर एक कैरेक्टर मानते हो तो उसके भी अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को अगर आप किसी पॉपुलेशन में स्टडी करने का प्रयास करोगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे और इसी को वेरिएशन कहते हैं। द डिफरेंस इन अ कैरेक्टर व्हेन वी विजुअलाइज इट इन अ पॉपुलेशन, दिस डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशन। इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं बदलावों को, इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? वेरिएशन नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वेरिएशन होता क्या है। मार्कर, एक सेकेंड, है ना। व्हाट इज वेरिएशन? दिस इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है इन अ मेंबर, इन a member of population, sorry, in a population, member नहीं, in a population। ठीक है, तो किसी पॉपुलेशन में अगर आप किसी कैरेक्टर को देखना चाहते हो, विजुअलाइज करना चाहते हो, तो उस कैरेक्टर के जितने डिफरेंट फॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगे, जितने डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे, उसी को हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। और ये वेरिएशंस आए कहां से होंगे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा होगा तो जो हम उनमें डिफरेंसेस जनरेट होंगे वही वेरिएशंस होते हैं। और उसी को मैंने एक अलग फॉर्म में आपको दिखाने का प्रयास किया है। और जब ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अगर आप किसी पॉपुलेशन में स्टडी करोगे तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वही कैरेक्टर्स अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वही तो उनके अंदर बदलाव हैं, वो उस चीज को हमने क्या नाम दे दिया है? वेरिएशन नाम दे दिया है। ठीक है जी, तो वेरिएशन हम जान गए कि वेरिएशन होता क्या। अच्छा, ये वेरिएशन कैसे दिख सकते हैं, कैसे, मतलब हम इनको वेरिएशन को कैसे जान पाएंगे? ये वेरिएशंस आपको मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे भी देखने को मिल जाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल, जैसे छोटी हाइट बड़ी हाइट वाले। एनाटॉमिकल लेवल पे भी दिख जाएंगे, एनाटॉमिकल लेवल पे भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे।
वेरिएशंस मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे तो होते ही हैं, एनाटॉमिकल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं। जैसे हड्डियों में डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी डिफरेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बिहेवियरल लेवल पे भी, बिहेवियरल लेवल पर भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब अगर हमको डिफरेंसेस देखने, वेरिएशंस देखने किसी पॉपुलेशन में, तो वो हमको मॉर्फोलॉजिकल लेवल, एनाटॉमिकल लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल और बिहेवियरल लेवल, इन अलग अलग प्रकार के लेवल पे हमको वेरिएशंस, डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये तो बात हो गई वेरिएशन की। अब बात आती है वेरिएशंस कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वेरिएशंस हम आज पढ़ रहे हैं वो दो टाइप के। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, जिसको लिखना हो लिख लें फटाक से। चलिए, वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है सोमैटिक वेरिएशन और जो दूसरा टाइप है वो है जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है जी। क्या बोला मैंने? सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई, मैं बच्चे का उदाहरण लेता हूँ ऑर्गेनिज्म के। एक बच्चा है, वो राइट हैंड से लिखता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन राइट हैंड से ही लिखती है, ठीक है। अब उस बच्चे का राइट हैंड किसी कारणवश डैमेज हो गया, अब वो राइट हैंड से काम नहीं कर सकता, लिख भी नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है? वो लेफ्ट हैंड से कभी लिख नहीं पाएगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस करे, अगर वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज करे कॉन्शियसली, उसमें एफर्ट डाले, तो पक्का वो अपने लेफ्ट हैंड से लिख सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप कॉन्शियस यूज करोगे अपने किसी भी चीज का, तो वो इंप्रूव होगी। यानी कि कॉन्शियस यूज एंड डिस यूज की वजह से हम नॉर्मल बॉडी की जो हमारी सेल्स हैं उनमें हम बदलाव ला सकते हैं। मैंने क्या बोला? कॉन्शियस यूज एंड डिस यूज की वजह से जो हमारे नॉर्मल बॉडी की सेल्स हैं, ये जो हाथ है क्या है? ये नॉर्मल बॉडी की सेल है, और इसमें अगर हमको बदलाव लाना है तो लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हम राइट हैंड की वजह से लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपकी बॉडी की सेल्स की बात करता हूं, बॉडी सेल्स, ये सेल्स ही दो टाइप की होती हैं। एक नॉर्मल बॉडी सेल, जिसको हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सोमैटिक सेल्स। दूसरा जो है वो है जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स कैसी सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जो ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नया बच्चा पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब गैमीट्स बनाएंगे, उससे जाइगोट बनेगा, वो काम किसका है? जर्मिनल सेल का। बाकी पूरे शरीर का जो काम करने वाला पार्ट है, इस सेल को छोड़कर वो कौन नहीं है? सोमैटिक सेल्स। हमारे हाथ की सेल, हमारे पैर की सेल, नाक की सेल, कान की सेल, तो ये सारी सेल्स किस में आती हैं? सोमैटिक सेल। और इस सोमैटिक सेल में अगर आप एक ऐसी सेल जो नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़ दें, तो बाकी पूरी बॉडी आपकी सोमैटिक सेल है। बस वही सेल जो नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगी, उन्हीं सेल्स को हम जर्मिनल सेल्स बोलते हैं। और ये जर्मिनल सेल्स कहाँ पाए जाएंगी? हमारे गोनैड्स में। मतलब अगर आप मेल की बात करोगे तो टेस्टिस में, और फीमेल की बात करोगे तो ओवरीज में, ठीक है। उनको छोड़कर बाकी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो कैसी सेल्स हैं? सोमैटिक सेल। और अगर आप कौन सी, मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर कोई लड़का राइट हैंड से लिखता है, उसका राइट हैंड खराब हो गया, तो वो कॉन्शियस यूज करके अपने लेफ्ट हैंड का, उसका यूज करके कॉन्शियस एफर्ट डाल के उस पर वो लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है। यानी कि अपने कैरेक्टर में वो बदलाव ला सकता है। और वो बदलाव कैसा होगा? अगर नॉर्मल बॉडी सेल में बदलाव आ रहा है तो हम कहेंगे कि सोमैटिक सेल्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि चेंज सोमैटिक सेल्स में आ रहा है, इसलिए इस टाइप की वेरिएशन को हम सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। देखिए जी, वेरिएशंस दो टाइप की होती हैं। पहला वेरिएशन है सोमैटिक वेरिएशन। पहला वेरिएशन है सोमैटिक वेरिएशन। ये वेरिएशन किस में आएगा? ये वेरिएशन हमको सोमैटिक सेल्स में दिखने को मिलेगा। अकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स। अकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स हैं हमारे शरीर की, नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, उसमें ये बदलाव देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है या फिर कोई बंदा है, वो राजस्थान में पैदा हुआ और राजस्थान में ही रहता है, तो उसकी बॉडी एडाप्ट होगी हाई टेम्परेचर सहने के लिए, ठीक है। गर्मी को सहने के लिए उसकी बॉडी एडाप्ट होगी। अच्छा, अगर आप उसको कुछ सालों बाद ना ले जाके कश्मीर में रख दो, कश्मीर का वातावरण कैसा है? ठंडा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कश्मीर में रह ही नहीं पाएगा, कुछ दिन उसको प्रॉब्लम होगी, फिर उसकी बॉडी कश्मीर के एनवायरनमेंट में भी एडाप्ट करने लगेगी।
अपने आप को, यानी कि उसका जो कैरेक्टर था हाई टेम्परेचर को सहने वाला, वो कैरेक्टर बदल के अब लो टेम्परेचर को सहने वाला हो चुका है, यानी कि कैरेक्टर्स में चेंज आ चुके हैं। और ये चेंजेस आपको कहां देखने को मिलेंगे? सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चेंजेस किसने किए? इन सोमैटिक सेल्स ने चेंजेस किए। यानी कि अगर इन्वायरमेंट में बदलाव होता है तो उस इन्वायरमेंट में बदलाव होने से हमारी जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, वो अपने आप में चेंज लाती हैं ताकि हमारा जो सर्वाइवल हो वो अच्छा हो सके। राजस्थान में गर्मी थी तो उस सर्वाइवल में, उसमें हमको सर्वाइव करने के लिए हमारी सोमैटिक सेल्स को हीट बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी पड़ती, तो उस कंडीशन में हमारी सोमैटिक सेल्स इस तरह से अडॉप्ट थी कि हाई टेम्परेचर को सह सके। जब हम कश्मीर में चले गए तो हमारी जो सोमैटिक सेल्स हैं वो इस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने ताकि वो लो टेम्परेचर को सह सकें, ठंडक को सह सकें। तो ये कहने का क्या मतलब है? हमारी सोमैटिक बॉडी सेल्स इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लेती हैं। ये इस वजह से होता है, किस लिए होता है? ताकि हम बेटर सर्वाइवल कर पाएं किसी भी इन्वायरमेंट में। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं इनमें जो चेंज आता है हम उसको सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है जी, पहली बात। और ये सोमैटिक वेरिएशन होता क्यों है? इसको ड्यू टू यूज एंड डिसयूज। ये होता क्यों है? हम जिस ऑर्गन को लगातार यूज करेंगे, डिसयूज करेंगे, उसी की वजह से हमारे सोमैटिक सेल्स में बदलाव आ जाएगा, जिसकी वजह से हम सोमैटिक वेरिएशंस की बात कर पाएंगे। और क्या है? और सोमैटिक वेरिएशंस क्यों आते हैं? चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर आपने बदलाव कर दिया तो उसकी वजह से भी हमको सोमैटिक वेरिएशन को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट में चेंज कर दिया तो फिर से हमारे सोमैटिक सेल्स में चेंज आ गई और वो क्या कर देंगे? सोमैटिक वेरिएशन ला देंगे। वेरिएशन का मतलब सिंपल सा है, बदलाव आ गया। अगर बदलाव नॉर्मल सेल्स में आया है, सोमैटिक सेल्स में आया, तो ऐसे वेरिएशन को हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। और ये सोमैटिक वेरिएशन कैसे हो सकती है? कंसियस यूज अगर हम किसी पार्ट का, बॉडी पार्ट का कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स का कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आ सकती हैं और इन्वायरमेंट की वजह से भी आ सकती हैं। अच्छा, ये सोमैटिक वेरिएशंस होती क्यों है? फॉर बेटर सर्वाइवल of an organism in various environment। ठीक है जी, मतलब अलग अलग वातावरण में, अलग अलग इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटर सर्वाइवल हो पाए, अच्छे से वो रह पाए, इसी की वजह से हमको सोमैटिक वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताया कि अलग अलग एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने नॉर्मल बॉडी सेल्स में चेंजेस लाता है। उसकी नॉर्मल बॉडी सेल्स एडाप्ट करती हैं अपने आप को ताकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रह पाए। ठीक है जी, तो उस ऑर्गेनिज्म में एक नया कैरेक्टर डेवलप किया डिफरेंट एनवायरनमेंट में। ऐसे कैरेक्टर को हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, यानी कि सोमैटिक वेरिएशन में कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं दूसरे एनवायरनमेंट में जाने पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो सोमैटिक वेरिएशन में हमने एक कैरेक्टर डेवलप कर लिया अपने अंदर चेंज करके, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड कैरेक्टर। हमने एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप कर लिया, किसमें? द कैरेक्टर डेवलप्ड इन सोमैटिक वेरिएशन इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, और एक बात बताइए, जो आदमी राजस्थान में रहता था वो जब कश्मीर में गया तो उसकी बॉडी कैसे हो गई? उसकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया कश्मीर की ठंडक। अच्छा, एक बात बताइए, अगर उसका लड़का पैदा होता है तो उसका लड़का, उसके लड़के में तो बाई बर्थ ऐसा नहीं होगा कि वो कश्मीर के टेम्परेचर को सहने लगे। अगर उसका लड़का, ये समझिए कि उसका लड़का पैदा हुआ कश्मीर में और फिर आप अगर उसको राजस्थान में ला के रख दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि पापा के अंदर पहले से कश्मीर की ठंडक को सहने की एबिलिटी थी तो बच्चा राजस्थान में है तो भी उसके अंदर आ जाएगी कश्मीर को ठंडक के सहने की एबिलिटी। ऐसा नहीं है। अगर वो राजस्थान में तो राजस्थान का हाई टेम्परेचर सहेगा, जब वो लड़का खुद कश्मीर जाएगा तो उसके अंदर भी लो टेम्परेचर सहने की एबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो कैरेक्टर्स आप सोमैटिक वेरिएशन में डेवलप कर रहे हो ये केवल आप ही के लाइफ टाइम में रहेगी। मतलब मैंने अगर कोई सोमैटिक वेरिएशन डेवलप किया है तो वो मेरे ही पूरी लाइफ टाइम तक रहेगी, वो मेरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। मेरी बॉडी को आदत है गर्मी सहने की, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे में भी ये गुण चला जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये केवल और केवल मेरे ही लाइफ टाइम की बात है। जो कैरेक्टर्स मैंने डेवलप किए हैं सोमैटिक वेरिएशन से वो केवल मेरे ही लाइफ टाइम तक रहेंगे। ठीक है, तो ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। ये नॉन इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल का मतलब अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना।
तो ये नॉन इनहेरिटेबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमने डेवलप किए वो नॉन इनहेरिटेबल है, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। अच्छा जी, एक बात बताइए, मैंने आपसे बताया कि कोई लड़का था वो राइट हैंड से लिखता था, उसका राइट हैंड डैमेज हो गया तो वो लेफ्ट हैंड से लिखने लगा। इसका मतलब क्या है, हम इस चीज को देख पा रहे हैं, हम ये जो बदलाव है उसको नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई आदमी राजस्थान में रहता था, वो कश्मीर में गया तो कश्मीर में भी अपने आप को अडॉप्ट कर पाया। इसका मतलब क्या है, जो उसमें चेंजेस आए हम उसको नोटिस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और उसी जनरेशन में देख पा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सोमैटिक वेरिएशन लार्ज एंड सिग्निफिकेंट होती हैं, बड़ी भी होती हैं और सिग्निफिकेंट भी चेंजेस होता है इसमें। इसलिए हमने क्या कहा कि सोमैटिक वेरिएशन लार्ज एंड सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो सोमैटिक वेरिएशन में और एक खास बात क्या है, ये लार्ज एंड सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है जी, चलिए ये चीज हम समझ गए, लार्ज एंड सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब सारी पॉइंट्स हो गए हमारे सोमैटिक वेरिएशन के बारे में। सोमैटिक वेरिएशन होता क्यों है, सोमैटिक सेल्स में बदलाव के कारण होता है। अकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स, अकर्स इन चेंज इन सोमैटिक बॉडी सेल्स। आप ऐसे लिखिएगा कि अकर्स ड्यू टू चेंज इन सोमैटिक बॉडी सेल्स, ऐसे लिख लीजिएगा। ये तो मैंने लिख दिया, सोमैटिक बॉडी के सेल्स में अगर बदलाव आएगा तो सोमैटिक वेरिएशन है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, सोमैटिक वेरिएशंस क्या होती हैं, अकर्स ड्यू टू चेंज इन सोमैटिक बॉडी सेल्स। और होती क्यों है, उसके बाद ऐसे ड्यू टू यूज एंड डिसयूज, ड्यू टू इन्वायरमेंट, उसके बाद क्या, ये होती क्यों है, फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस एनवायरमेंट। और एक्वायर, इनमें जो कैरेक्टर डेवलप होता है उसको एक्वायर कैरेक्टर कहते हैं। ये नॉन इनहेरिटेबल होती है, मतलब अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकती, और लार्ज एंड सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये अगले कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकती तो क्या ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगी क्या, ऐसी वेरिएशन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इवोल्यूशन का क्या मतलब है, इवोल्यूशन का मतलब ये है, आप ये समझिए कि जब हम लोग बंदर थे और आज हम लोग क्या चुके हैं, ह्यूमन बींग। हम लोग बंदर से बने, ह्यूमन बींग्स कैसे बने, बंदर से बने। तो हम लोग पहले क्या थे, बंदर थे, झुक करके चलते थे, दिमाग की कैपेसिटी कम थी। लेकिन आज हम क्या है, आज हम एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, चल सकते हैं दोनों हाथों से, सॉरी दोनों पैरों से, और हमारे दिमाग की कैपेसिटी का विकास हो चुका है। तो हम बंदर से ह्यूमन बन चुके हैं। और ये ऐसा तो है नहीं उसी जनरेशन में हो गया होगा, उसी लाइफ पीरियड में हो गया होगा। इसको कन्वर्ट होने में यहाँ से यहाँ तक कईयों 100 साल लग गए, कितने बहुत टाइम लग गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में थोड़े थोड़े बदलाव आए। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर चेंज ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब क्या है, अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज ट्रांसफर हो रहा है तो वो तो सोमैटिक वेरिएशन में होता नहीं है, क्योंकि सोमैटिक वेरिएशन में ये नॉन इनहेरिटेबल है। ये जो चेंज आए हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो ट्रांसफर होते नहीं है, तो इसका रोल तो एवोल्यूशन में होगा नहीं। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हैव नो रोल इन इवोल्यूशन, नो रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए इस बात को हम समझ गए। और यहाँ पे हमारा सोमैटिक वेरिएशन वाला पॉइंट खत्म होता है। जिसको भी जो लिखना है फटाफट लिख ले। अब मैं अगला पॉइंट समझाऊंगा। वेरिएशन में पहला वेरिएशन सोमैटिक वेरिएशन था, इसको नंबर 1 लगा लीजिएगा, नंबर 1 सोमैटिक वेरिएशन। ठीक है, चलिए रब कर रहा हूँ मैं इसे। चलिए, जो हमारा दूसरा टाइप का वेरिएशन है वो है जर्मिनल वेरिएशन। कैसा वेरिएशन है, दूसरा वेरिएशन का जो हमारा टाइप है वो है जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन, एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला कि सोमैटिक सेल्स में बदलाव आएगा तो कैसा वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन। वैसे ही जब जर्म सेल में चेंजेस आएंगे, किस में चेंज आएंगे, जर्म सेल में जब चेंजेस आएंगे तो इस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेरिएशन। क्यों, क्योंकि जो बदलाव आए हैं वो किस में आए हैं, जर्म सेल्स में बदलाव आए। जर्म सेल्स क्या होती है, जरा इसको थोड़ा सा समझिएगा। हमारे अंदर गोनैड्स, मेल के अंदर क्या होता है, जो गोनैड्स होता है वो टेस्टिस होता है, और फीमेल के अंदर जो गोनैड्स होते हैं वो ओवरी होती हैं। ये टेस्टिस है और ये ओवरी है। ये टेस्टिस क्या डेवलप करेगी, टेस्टिस डेवलप करती है स्पर्मेटोगोनिया। आप आगे जाके इसको पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्पर्मेटोगोनिया, और जो ओवरी है वो क्या डेवलप करती है, वो डेवलप करती है oogonia। और यही स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं स्पर्म, और ये oogonia बनाती है ओवम। ठीक है, ये स्पर्म क्या है, ये है मेल गैमीट, और ये ओवम क्या है, ये है अपना फीमेल गैमीट। और जब इन्हीं दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। अब मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा जरा ध्यान से। टेस्टिस ने डेवलप किया स्पर्मेटोगोनिया, ओवरी ने डेवलप किया oogonia।
ये जो स्पर्मेटोगोनिया और oogonia थे, इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को कह सकते हैं जर्म सेल्स, जर्म सेल्स, क्योंकि जो हमारे गैमीट बनाने वाली सेल्स हैं उन्हीं को हम जर्म सेल्स कहते हैं। तो जर्म सेल्स कौन है, स्पर्मेटोगोनिया और oogonia। अच्छा, ये जो गैमीट्स हैं स्पर्म और ओवम, इन्हीं के अंदर हमारे वो जीन्स होते हैं जो पेरेंट से ट्रांसफर होकर किस में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बच्चे में जाते हैं। वो जीन्स कौन लेके आ रहा है, स्पर्म और ओवम। जरा एक बात बताइएगा, स्पर्म तो जीन को कैरी कर रहा है, ओवम जीन को कैरी कर रहा है, और इनको भेजने वाला कौन है, oogonia और स्पर्मेटोगोनिया। अगर आपने इसमें चेंजेस ला दिए, इसमें और इसमें, तो जो जीन्स ये स्पर्म और ओवम ला रहे हैं उसमें भी बदलाव हो जाएगा। अगर जो जीन्स ये स्पर्म और ओवम ला रहे हैं उसमें बदलाव होगा, तो जो इनके मिलने से जाइगोट बन रहा है उसमें भी बदलाव होगा। अगर जाइगोट में चेंज हो गया तो जाइगोट ही तो न्यू बेबी बनाने वाला है, जाइगोट ही तो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ये यार एन, न्यू ऑफस्प्रिंग, जाइगोट ही तो नई ऑफस्प्रिंग बनाएगा, नई जनरेशन बनाएगा। तो जाइगोट में चेंज हो जाएगा तो नई ऑफस्प्रिंग में भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने जर्मिनल सेल में बदलाव कर दिया तो अगली जनरेशन तक चेंज ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, अगली जनरेशन तक चेंज ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब जर्मिनल वेरिएशन क्या है, दीज आर द वेरिएशन अकर्ड ड्यू टू चेंजेस इन जर्म सेल्स। चलिए ये यार इसको लिख लेना जो मैंने लिखाया था आपको, मैंने रब कर दिया लेकिन आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है, पीछे करके, ठीक है। जर्मिनल वेरिएशंस क्यों होती हैं, दीज आर ड्यू टू चेंज इन जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल में चेंज होने की वजह से ये वेरिएशन आता है, इसलिए हमने इसको जर्मिनल वेरिएशन कहा। अच्छा एक बात बताइए, जर्म सेल में बदलाव आएगा तो जर्मिनल वेरिएशन, और मैंने क्या बोला, ये बदलाव अगली जनरेशन तक ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये चेंजेस इनहेरिटेबल हैं। दिस वेरिएशन इज इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल। और एक बात बताइएगा, अगर ये अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकते हैं तो ये इनहेरिटेबल हैं, और जो अगली जनरेशन तक ट्रांसफर होएगा अगर उसमें ही बदलाव आएगा तो वही तो इवोल्यूशन लाएगा। क्योंकि इवोल्यूशन क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बेटर चेंजेस हुए उसी को हमने क्या बोल दिया, इवोल्यूशन। तो अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बदलाव आएंगे तभी तो हम बेटर चेंजेस की बात कर पाएंगे। और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बदलाव किस वेरिएशन के तहत आएंगे, जर्मिनल वेरिएशन के तहत आएंगे। तो यही वेरिएशन क्या लीड करता है, दिस वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, लीड्स टू इवोल्यूशन। समझ गए जी, इवोल्यूशन किसके कारण होता है, जर्मिनल वेरिएशन के कारण होता है। चलिए ठीक है, अब इस जर्मिनल वेरिएशन के भी दो टाइप है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, फटाक से लिख लेंगे, जर्मिनल वेरिएशन के कॉमन पॉइंट्स हैं। अब जर्मिनल वेरिएशन दो टाइप के हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए, जर्मिनल वेरिएशन और ऑफ टू टाइप। ये जो जर्मिनल वेरिएशन है इसके दो पार्ट हैं, मैं इसको रब कर दूं। चलिए, जर्मिनल वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है, सॉरी, पहला टाइप है कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। और जो दूसरा टाइप है वो है क्या, वो है डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। चलिए, अब एक बात बताइए मुझे, जर्मिनल वेरिएशन मैंने आपसे कहा कि ये हर जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है, इनहेरिट होती रहती हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपको मैं एक कैरेक्टर समझाने का प्रयास करता हूं, एक गुण समझाने का प्रयास करता हूं, हाइट। जैसे मैं हाइट की अगर आपसे बात करता हूं, हाइट एक कैरेक्टर है, ये दो टाइप के हो सकता है, कोई लंबी कद का हो सकता है, कोई छोटी कद का। लंबे कद वाले को टॉल कहते हैं और छोटी कद वाले को ड्वार्फ कहते हैं। मतलब दो टाइप की हाइट हमारे पॉपुलेशन में जनरली पाई जाती है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट था, पिताजी, हम मान लीजिए कि किसी के पिताजी हैं, पिताजी लंबे कद के थे, मतलब टॉल थे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि उनका जो बच्चा बनेगा वो भी टॉल ही बनेगा, वो डॉर्फ भी बन सकता है और टॉल भी बन सकता है। लेकिन ये कैरेक्टर जो बना हाइट का, ये कैसे आया, हाइट की जीन होती है, जीन,
ये जीन पेरेंट से ट्रांसफर होकर किस में आएगी, ऑफस्प्रिंग में आएगी, और वो जीन डिसाइड करेगा कि जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी वो टॉल बनेगी कि डॉर्फ बनेगी। अब एक बात बताइए, जीन डिसाइड करेगी, इसका मतलब तो जर्मिनल वेरिएशन है, और ये हाइट हर जनरेशन में बदलती है। जैसे मान लीजिए पिताजी जैसे मान लीजिए दादाजी जो थे वो 5 फुट 8 इंच के थे, पिताजी 5 फुट 6 इंच के थे, लेकिन जो पोता बना, दादाजी का जो पोता बना यानी पिताजी का जो बेटा था वो कितना हो गया, वो 6 फुट का हो गया। सोचिए जरा, पापा जी तो पिताजी से, दादाजी से कम हाइट के थे, दादाजी 5'8" थे, पिताजी 5'6" थे, और जो लड़का बना वो 6 फुट का हो गया। यानी कि जो हाइट के कैरेक्टर था, जो हमने हाइट का ये जो कैरेक्टर माना, ये हर जनरेशन में लगातार बदल सकता है, कभी घट भी सकता है और कभी बढ़ भी सकता है। यानी कि जब हम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं तो वो पॉजिटिव साइड में भी उसका इफेक्ट आता है और नेगेटिव साइड में भी उसका इफेक्ट आता है, लेकिन आता जरूर है। उसमें जो बदलाव हैं जीन्स में वो हर जनरेशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चेंजेस हमको हर जनरेशन में देखने को मिलते हैं, एवरी जनरेशन में हम इस चीज को देख सकते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्यों, क्योंकि ये ऐसे चेंजेस हैं जो हर जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं, और आ किसकी वजह से नहीं, जीन्स की वजह से आ रहे हैं, इसीलिए कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन है। ठीक है जी, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन का मतलब समझे, क्योंकि ये ऐसे वेरिएशन है, ऐसे जर्मिनल वेरिएशन है जो हर जनरेशन में देखने को मिल जाते हैं। डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है, कभी कभी देखने को मिलता है। जैसे आप ऋतिक रोशन के देखिए 6 उंगली है उसकी, 6 फिंगर्स हैं, लेकिन ऋतिक रोशन के पिताजी में 6 उंगली तो थी नहीं, और ऋतिक रोशन के बच्चों में भी नहीं, लेकिन अचानक से ऋतिक रोशन वाले जनरेशन में देखने को मिल सकती है, मिल गई। इसका मतलब क्या है, ये जो 6 उंगली आई ना, ये जीन की वजह से आई, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की वजह से आई। तो ये चेंज कैसे आया उसके अंदर, इस चेंज को हम लोग क्या कह सकते हैं, जर्मिनल वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की वजह से चेंज आया है और अचानक से किसी एक जनरेशन में देखने को मिलता है, इसलिए हमने कह दिया डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। तो कंटिन्यूअस कब होगी, जब जर्मिनल वेरिएशन हर जनरेशन में देखने को मिले। व्हेन जर्मिनल वेरिएशन occurs in every generation, occurs in every generation, तो हम इसको क्या कह देंगे, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। और जब व्हेन जर्मिनल वेरिएशन occurs suddenly in any generation, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन बोल देते हैं। फिर से वही बात है कि ये ऑलवेज इनहेरिटेबल है। चलिए, जो कंटिन्यूअस जनरेशन हर जनरेशन में ये ट्रांसफर होती रहती है, प्लस माइनस अलग बात है, और इसका रोल भी होता है किसमें, इवोल्यूशन में, और इसका भी रोल है किसमें, इवोल्यूशन में। ठीक है जी, इसका भी रोल है इवोल्यूशन में। अच्छा, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन की तो हमने बात कर ली। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे जो कैरेक्टर्स आते हैं, यहां पे जो वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज नोन एज फ्लक्चुएशन वेरिएशन। इस टाइप के वेरिएशन को हमने एक और नाम दे दिया, फ्लक्चुएशन वेरिएशन, क्योंकि हर जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। किसी जनरेशन में ये कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं, किसी जनरेशन में कैरेक्टर दब जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं वो हर जनरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में आते हैं, इसी वजह से इनको हमने एक नाम अलग दे दिया, फ्लक्चुएशन वेरिएशन। ठीक है जी, फ्लक्चुएशन वेरिएशन। तो ठीक है, ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन को। कंटिन्यूअस क्यों बोला, क्योंकि हर जनरेशन में ऐसे चेंजेस ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं। अब ये कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन भी 2 टाइप का होता है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ, जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है तो जो मैंने रब की, इसको लिख लीजिएगा फटाफट। चलिए, ये कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन भी 2 टाइप का होता है, एक सब्सटेंटिव और एक मिनिस्टिक। सब्सटेंटिव का क्या मतलब है, चेंजेस इन अपीयरेंस,
सब्सटेंटिव का क्या मतलब है? ऐसे जर्मिनल वेरिएशन जो हर, पहले तो सब्सटेंटिव का खुद का मतलब होता है, सब्सटेंटिव का मतलब है ऐसे बदलाव जो अपीयरेंस में आए, मतलब अगर किसी भी चेंज के कारण हमको अपीयरेंस में बदलाव देखने को मिल रहा है तो वो सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब क्या है? चेंज इन अपीयरेंस। और मोनेस्टिक का क्या मतलब है? ये नंबर में बदलाव की बात करता है, चेंज इन नंबर। अगर नंबर में चेंजेस आए हैं तो मोनेस्टिक है, और अगर अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं तो वो सब्सटेंटिव है। ठीक है, अगर अपीयरेंस में हर जनरेशन में बदलाव आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, और अगर ये बदलाव जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की वजह से आ रहा है तो ये जर्मिनल वेरिएशन है। इसका मतलब हर जनरेशन में अगर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की वजह से बदलाव आ रहा है और वो बदलाव अपीयरेंस के रूप में दिख रहा है तो वो सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन कहलाता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। हाइट, हाइट क्या है? हाइट सब्सटेंटिव जर्मिनल वेरिएशन का एग्जांपल है। उसके बाद कलर, उसके बाद साइज, शेप, इन सब में अगर कोई चेंज आता है तो वो कैसा वेरिएशन है? कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन में भी सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन है। ऐसे मोनेस्टिक का क्या मतलब है? हर जनरेशन में नंबर में बदलाव होने को दिख जाए हमको। हर जनरेशन में नंबर में बदलाव कब देखने को मिलता है? एग्जांपल्स बताता हूं। नंबर ऑफ फ्रूट्स, हर जनरेशन में पेड़ में जो फल लगते हैं उनमें बदलाव हो जाता है। फ्लावर्स में हर जनरेशन में बदलाव देखने को मिल जाते हैं। लिप्स में बदलाव देखने को मिल जाते हैं, नंबर ऑफ लिप्स घट बढ़ जाती हैं। उसके बाद हाइड्रा के जो टेंटेकल्स होते हैं वो भी हर जनरेशन में बदल जाते हैं। टेंटेकल्स इन हाइड्रा। और अर्थवर्म के सेगमेंट में, सेगमेंट्स इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में जो सेगमेंट्स होते हैं उसके, जैसे अर्थवर्म की बॉडी है तो उसके बॉडी पे ऐसे ऐसे निशान होते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं। ये सेगमेंट्स हर जनरेशन में बदल जाते हैं क्योंकि सेगमेंट्स का नंबर बदल रहा है, इसलिए वो हमने उसको किसमें बोला? मोनेस्टिक में। सेगमेंट्स इन अर्थवर्म, अर्थवर्म का सेगमेंट बदल रहा है इसलिए हमने उसको नाम दे दिया मोनेस्टिक। ठीक है जी, तो आप ये दोनों लिख लीजिएगा पूरा पूरा, इसको उतार लीजिए, ये पहले इतना उतार लीजिए, फिर मैं डिसकंटिन्यूअस को समझाता हूँ। चलिए अब अगली बात, अब हम डिसकंटिन्यूअस के भी दो टाइप करेंगे, वही फिर से सब्सटेंटिव एंड मोनेस्टिक। इसको मैं रब कर रहा हूं, लिख लें। डिसकंटिन्यूअस भी दो प्रकार के, कौन कौन से? सब्सटेंटिव और मोनेस्टिक। सब्सटेंटिव फिर से किसकी बात करेगा? सब्सटेंटिव फिर से बात करेगा चेंज इन अपीयरेंस की। अपीयरेंस में बदलाव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अपीयरेंस में किसी एक जनरेशन में अचानक से बदलाव आ जाए, किसी एक जनरेशन में अचानक से आया तो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि जीन की वजह से आया इसलिए जर्मिनल, और ये जो बदलाव आया वो अपीयरेंस में आया है इसलिए सब्सटेंटिव। और अगर अचानक से किसी जनरेशन में नंबर में बदलाव आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेस्टिक। और किसी अचानक से किसी जनरेशन में आया है, देखिए नंबर में बदलाव इसलिए मोनेस्टिक, अचानक से आया इसलिए डिसकंटिन्यूअस, और जर्म सेल्स की वजह से आया इसलिए जर्मिनल, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? मोनेस्टिक डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। ये नंबर में बदलाव की बात करेगा। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है अकॉनशिप है। अकॉनशिप क्या है? शॉर्ट लेग्ड वेराइटी ऑफ शीप। शॉर्ट लेग्ड वेराइटी ऑफ शीप। क्या कहने का मतलब है? जैसे मैं आपको बताता हूं, जो भेड़ होती है ना, भेड़ पहले क्या होती थी? जो भेड़ें होती हैं नॉर्मली उनका पैर जितना बड़ा होता है उससे उनको पकड़ पाना, मतलब अगर वो भाग गई तो उनको पकड़ पाने में मुश्किल है ना। और वो लंबे कद की होती हैं तो उनको झुकने में प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? अचानक से कभी ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हुआ अचानक से कि वो जो लंबे कद के पैरों वाली भेड़ थी उनमें जो चारों पैर थे वो छोटे हो गए। अचानक से चारों पैर छोटे हुए हैं। देखिए कोई नंबर 4 से 5 पैर तो हुए नहीं, 5 से 6 भी नहीं हुए, 4 से 3 भी नहीं हुए, नंबर में बदलाव नहीं हुआ, 4 के चारों पैर छोटे हो गए। तो अब वो भेड़ें बहुत तेज भाग नहीं सकती, तो अगर छूट जाती है तो आदमी पकड़ सकता है। यानी कि कुछ ऐसे परिवर्तन आए जो पॉजिटिव भी हैं, हाँ, लेकिन ये परिवर्तन कैसे हैं? ये परिवर्तन अपीयरेंस में बदलाव को दिखा रहे हैं। जो भेड़ थी उसके 4 के चारों पैर छोटे हो गए, तो शॉर्ट लेग्ड वेराइटी ऑफ शीप बनी। इसको नाम दिया गया एकॉन शीप। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये सब्सटेंटिव का। अगर आपसे पूछा जाए सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन का एग्जाम्पल तो एकॉन शीप उसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स लिखते हैं।
पाई ब्लैडनेस, ब्लैडनेस, अचानक से किसी जनरेशन में गंजापन आ जाए, मतलब बाप और दादाजी में कोई गंजापन नहीं था लेकिन बच्चे में गंजापन आ जाए अचानक से, पूरी जनरेशन के लिए गंजा, तो पाई ब्लैडनेस। ठीक है। सिनडक्टाइली, सिनडक्टाइली, सिनडक्टाइली क्या है, जैसे आपने किसी किसी की देखी कि ये 5 की 5 उंगलियां ऐसे मिली रहती हैं, फ्यूज रहती हैं, अलग अलग नहीं हो पाती, इसको बोलते हैं सिनडक्टाइली। सिन का मतलब फ्यूज्ड, तो ये फ्यूज्ड फिंगर, फ्यूज, सिनडक्टाइली का मतलब फ्यूज्ड फिंगर, तो फ्यूज्ड फिंगर है, तो ये अपीयरेंस में बदलाव है, तो 5 ही उंगली, न 4 हुई है, न 3 हुई है, न 6 हुई है, 5 ही हैं, लेकिन ये 5 चिपकी हैं, तो चिपकी हुई है तो जो नॉर्मल अपीयरेंस आती है उससे अलग अपीयरेंस आ रही है, इसीलिए अलग अपीयरेंस आ रही है तो सब्सटेंटिव, और अचानक से किसी जनरेशन में इसलिए डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये जर्म सेल की वजह से या जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की वजह से बदलाव, इसलिए जर्मिनल वेरिएशन। तो हमने सिनडक्टाइली को किस में रखा, सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन के अंदर रखा। ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, ब्रैकीडक्टाइली, ब्रैकीडक्टाइली, डक्टाइली का मतलब, डक्टाइली का मतलब होता है फिंगर, ब्रैकीडक्टाइली होता है, मैं आपको बताऊं, रिड्यूस्ड फिंगर्स, रिड्यूस्ड फिंगर मतलब यहां पे फिंगर छोटी हो गई, रिड्यूस्ड फिंगर, जैसे फिंगर जो है वो अचानक से छोटी हो गई, मान लीजिए इतनी कट गई, आधी इतनी बड़ी फिंगर है, छोटी छोटी फिंगर्स हैं। किसी ऑर्गेनिज्म आपने, किसी बंदे में आपने अचानक से देखी होगी, मतलब जनरली तो नॉर्मल फिंगर्स ऐसी ही होती है, लेकिन हम घूमते टहलते कभी कभी हमको ऐसे लोग दिख जाते हैं जिनकी अंगुलियां छोटी होती हैं, बहुत छोटी, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकीडक्टाइली। इनके अंदर एक वेरिएशन आ गया है जिसको हम सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं, और ये ब्रैकीडक्टाइली इन्हीं का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, कौन से, पाई ब्लैडनेस, सिनडक्टाइली, ब्रैकीडक्टाइली इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। ये सारे किसी ही अचानक से किसी जनरेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब मेनेस्टिक क्या है, मतलब किसी एक जनरेशन में अचानक से नंबर में बढ़ोतरी हो जाए, और ऋतिक रोशन की 6ठी उंगली इसी का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडक्टाइली, 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 पॉली का मतलब इंक्रीज इन नंबर, नंबर में बढ़ोतरी हो गई, डक्टाइली का मतलब फिंगर, फिंगर्स के नंबरों में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है। इंक्रीज इन नंबर्स, इसको मैं NO लिख देता हूं, आप जान जाइएगा नंबर्स लिखा है, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ फिंगर, फिंगर्स के नंबर में बढ़ोतरी हो गई, तो क्या है, पॉलीडक्टाइली। और ये किसका एग्जांपल है, मेनेस्टिक डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन का। चलिए, ये पूरा हमारा डिस्कशन रहा किसके बारे में, वेरिएशन के बारे में। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, ये आप लिख लीजिए फटाक से, ताकि मैं इसको पूरा लेक्चर कंक्लूड कर दूंगा आज का, फटाक से 2 मिनट में लिख लिया आपने। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ और कंक्लूड कर रहा हूँ, 1 मिनट और देख लीजिएगा, जैसे इतना देर थे वैसे 1 मिनट और बने रहिएगा मेरे साथ। 1 मिनट देखिए, पूरा लेक्चर मैं आपके सामने कंक्लूड कर रहा हूँ। हमने आज पढ़ा वेरिएशंस। वेरिएशन क्या है, किसी पॉपुलेशन में कोई कैरेक्टर कितना डिफरेंट है, मतलब कितने रूप में पाया जा रहा है, वही उसका वेरिएशन कहलाता है। या फिर किसी ऑर्गेनिज्म से पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर गए उसमें जो बदलाव आया, हम उसको भी वेरिएशंस ही कहते हैं। अब देखिए, ये वेरिएशंस 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला वेरिएशन हमने क्या पढ़ा, सोमैटिक, और जो हमने दूसरा पढ़ा उसको हमने क्या पढ़ा, जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक मतलब नॉर्मल बॉडी में अगर बदलाव आए तो सोमैटिक वेरिएशन, और अगर जर्म सेल में चेंज आए तो जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है। सोमैटिक वेरिएशन का हमने कोई टाइप नहीं पढ़ा, लेकिन जर्मिनल वेरिएशन में हमने 2 टाइप पढ़े। पहला है कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। ये ऐसे वेरिएशंस हैं जो हर जनरेशन में देखने को मिलते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, इवोल्यूशन में। दूसरा हमने पढ़ा डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। ये ऐसे जर्मिनल वेरिएशन है जो अचानक से किसी जनरेशन में हमको देखने को मिल जाते हैं, अचानक से फिर गायब हो जाते हैं, तो इनको डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन बोलते हैं। और इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या, म्यूटे। ये किसकी वजह से होता है, इसको मैंने शायद वहाँ लिखाया था कि नहीं लिखाया था, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख लेंगे, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन, साल्टेशन या फिर स्पॉटेशन। देखिए, म्यूटेशन लिख लीजिएगा आप, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन है ही, म्यूटेशन का मतलब क्या है, अचानक से कोई बदलाव आ जाए किसी जनरेशन में, जीन में हमने बदलाव कर दिया, अचानक से जीन में बदलाव आया, और जीन में बदलाव आने की वजह से अचानक से किसी जनरेशन में हमको कुछ बदलाव देखने को मिला,
तो जो जीन में बदलाव आया अचानक से किसी जनरेशन में, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं, और इसी की वजह से हमको डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन देखने को मिलती है। तो म्यूटेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन आती है। तो डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, या फिर साल्टेशन भी इसको कहते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन या फिर साल्टेशन। चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई। तो हमारी जर्मिनल वेरिएशन कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन भी हो सकती है और डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन भी हो सकती है। अब जर्मिनल वेरिएशन के भी दो पार्ट्स थे हमारे, कौन कौन से? सब्सटेंटिव एंड मेनिस्टिक। और डिसकंटिन्यूअस में भी हमारे दो पार्ट थे, कौन कौन से? यार मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। सब्सटेंटिव एंड मेनिस्टिक, ठीक है। ये पूरा हमारा लेआउट हो गया, चार्ट हो गया वेरिएशन का। वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस दो टाइप के हो सकते हैं, सब्सटेंटिव और मेनिस्टिक, और डिसकंटिन्यूअस भी दो टाइप के हो सकते हैं, सब्सटेंटिव और मेनिस्टिक, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा हो गया शायद आज का लेक्चर, इतना लंबा मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अगर आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है तो हो सकता है लेक्चर्स ऐसे लंबे हो जाएं। इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा कि आपको इतना लंबा लेक्चर पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझते चलेंगे। जेनेटिक्स इसी तरह मज़ेदार सब्जेक्ट है। और अब हमारा वेरिएशन वाला सेगमेंट खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर से हम लोग इनहेरिटेंस वाले पार्ट को कवर कर रहे होंगे, और पूरे हमारे जेनेटिक्स में अब कुछ चलेगा तो इनहेरिटेंस वाला ही सेक्शन चलने वाला है, जिसमें हम लोग मेंडल्स के लॉज भी पढ़ेंगे, मेंडल्स के आगे क्या हुआ, मेंडल के पीछे क्या हुआ, हर एक चीज़ को हम लोग आगे अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।